जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Okay, dear students, very last time we have talked about the habitat fragmentation and the process of habitat fragmentation, and little about we have talked about the edge effect. Okay, so today we are going to conclude that topic by discussing the effects of the habitat fragmentation. So here are the effects of the habitat fragmentation. Number one is the limitization of a species for colonization. Number two, effect on the seed dispersal. Next we'll talk about the reduction in fragility, and finally we'll talk about the effect of the genetic drift and inbreeding depression. Okay, so we have started our topic in the previous session about the habitat fragmentation. So habitat fragmentation is a process by which we can make different fragments of a given landscape by constructing a new road or a railway belt or something like that. So due to which a given landscape can be fragmented into 2, 3, 4 or more different kinds of fragments. So one of the important aspect of the habitat fragmentation is that it can increase the edge area as compared to the interior region of the landscape. We will discuss it thoroughly in the later session, inshallah. Okay, so number one is the limitization of a species for colonization. What does it mean? Limitization is often considered lethal for many of the species. Limitization, I am going to explain you in a layman language. Limitization का मतलब है कि किसी भी गिवन स्पीशी को एक ख़ास एरिया में अगर हम महदूद करके रखें और उसको उस एरिया को छोड़ के वो बाहर ना जा सके, तो हम कह सकते हैं कि उसको हमने लिमिट कर दी किसी खास गिवन एरिया में. सो अगर आप हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन करते हैं, सो इट मीन्स डैट आप लिमिटाइज कर देते हैं किसी स्पीशी को खास एरिया में, जबकि वो स्पीशी चाहती है कि वो उस लैंडस्केप में काफ़ी अराउंड जो है वो घूमता रहे. से फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि बिफोर द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन अगर हम बर्ड्स की बात करें, सो बर्ड्स जो है वो नेस्टिंग बनाते हैं. जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में बात की कि बर्ड्स जो हैं वो नेस्टिंग के लिए ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ पे प्रीडेटर उन पे अटैक ना कर सके. सो उनके प्रीडेटर ऑफन उस एरिया की पेरिफेरी यानी बाउंड्री पे मौजूद होते हैं. सो वो बाउंड्री के पास कभी भी नेस्टिंग नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ पे उनके उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके लिए वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं. सो उसके लिए वो उस फॉरेस्ट के डीपर रीजन में उसके सेंटर की तरफ ज़्यादा कॉलोनाइज होने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इस गिवन एरिया की हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगी और उसके 4 जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन गए. so, जब उसके सेंटर में से हमने वो रोड गुजारा या रेलवे गुजारी, उसकी वजह से इट मीन्स डैट कि वो सेंट्रल रीजन जो है वो उसका अब बर्ड्स की नेस्टिंग के लिए वो फेवरेबल नहीं रहा. तो बर्ड्स वहाँ से वो भाग जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे और चारों तरफ फैल जाएंगे हर एक फ्रैगमेंट में. सो इट मीन डैट कि वो हर एक फ्रैगमेंट में दोबारा रीकॉलोनाइज होने की कोशिश करेंगे. सो रीकॉलोनाइज होने के लिए आप देख सकते हैं कि जब फ्रैगमेंट्स डिवाइड हो गए, तो उस फ्रैगमेंट्स का जो एज है वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू द इंटीरियर. सो देयर आर मच चांसेस कि वो रिकॉलोनाइज करते वक्त उनको वो ऐसी फेवरेबल जगह ना मिले जैसी उनको पहले थी. और अगर उनको फेवरेबल जगह ना मिली, यानी वहाँ पे प्रीडेटर के अटैक के चांसेस ज़्यादा हुए, सो डेफिनेटली उस स्पीशी की जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ की. सो दैट इज़ द मेजर इफेक्ट ऑफ द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड इज़ इफेक्ट ऑन द सीड डिस्पर्सल. ये लिंक्ड है इसी के साथ, कॉलोनाइजेशन के साथ. बहुत सारे ऐसे प्लांट के जो हैं वो प्लांट स्पीशीज़ हैं जिनके सीड जो हैं वो डिस्पर्सल उनका डिपेंडेंट होता है एनिमल्स के साथ, यानी एनिमल्स उनको खाते हैं और उसके बाद वो दूर किसी एरिया में जाते हैं और वो सीड्स जो हैं वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से उनके डाइजेस्टिव मटेरियल के साथ वो एक्सपेल कर देते हैं. सो वो सीड्स वहाँ से नया प्लांट जो है वो ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं.
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स जो हैं वो एनिमल्स जब उनके फ्रूट्स को खाते हैं या उन बशेस में से गुजरते हैं तो वो सीड्स जो हैं वो हेयर लाइक उनमें स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से वो एनिमल्स की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और जिस जिस एरिया में एनिमल्स घूमता जाएगा उस एरिया में वो सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स होते जाएंगे। अब आप इमेजिन करें कि अगर हमने उस एरिया को हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की मदद से डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बना दिए, सो अब अगर 4 फ्रैगमेंट्स बन गए A, B, C एंड D, तो अब जो एनिमल्स फ्रैगमेंट A में है सो डेफिनेटली वो उस A को क्रॉस करके B में नहीं जा सकता क्योंकि उसके सेंटर में बहुत ज़्यादा वास्ट बेल्ट गुजर रहा है रेलवे का या रोड का, और डेफिनेटली वहाँ पे फेंसिंग भी की होगी, बाड़ लगाई होगी, तो वो उसको क्रॉस करके दूसरे रीजन में नहीं जा सकते। सो ए वाला सिर्फ ए में ही रहेगा, बी वाला सिर्फ बी में ही रहेगा। सो इट मीन डैट के उन प्लांट्स की जो सीड की डिस्पर्सल थी वो पहले से कम हो गई। सो उस वजह से उनकी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा उनके नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द प्लांट पॉपुलेशंस। ओके, नेक्स्ट है जी रिडक्शन इन द फ्रेजिंगबिलिटी। फ्रेजिंग बोलते हैं जी एनिमल्स का अपने फूड के लिए घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो फ्रेजिंग करते हैं एनिमल्स, वाटर के लिए फ्रेजिंग करते हैं, फ्रूट्स खाने के लिए फ्रेजिंग करते हैं, सीड खाने के लिए फ्रेजिंग करते हैं। ओके, सो ये आपके सामने हमने से फॉर एग्जांपल हमने हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन से 2 फ्रैगमेंट्स बना लिए। ये हमने उनके सेंटर में से रोड गुजारा है और अब आप इमेजिन करें जस्ट सपोज डैट के जो पहला फ्रैगमेंट है उसमें वाटर लिखा हुआ है। से फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई नदी गुजरती है या कोई चश्मा है जहाँ से वाटर की अवेलेबिलिटी है, और जो दूसरा फ्रैगमेंट है वहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है फूड, यानी यहाँ पे फेवरेट फूड है किसी भी गिवन स्पीशी की। ओके, सो अब क्या होगा, हम से फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट मेंबर्स लिख दिए A, B, C, D एंड E। सो जब हमने फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दिया तो एक ही स्पीशीज के से फॉर एग्जांपल 5 इंडिविजुअल हैं, A, B, C एक फ्रैगमेंट में है, D और E दूसरे फ्रैगमेंट में है। अब फ्रैगमेंट करने से क्या हुआ, अब जो A, B और C है इनके पास फूड की अवेलेबिलिटी तो है लेकिन इनके पास पानी का शॉर्टेज है। सो फ्रैगमेंटेशन से पहले ये क्या करते थे, A, B, C, D पूरे जंगल में घूमते थे तो ये पानी और फूड तक की इनकी अवेलेबिलिटी आसानी से थी। सो अब इट मीन डैट A, B, C के लिए फूड अवेलेबल है लेकिन वाटर इनके लिए शॉर्टेज हो गया क्योंकि अब ये रोड क्रॉस करके दूसरे सेगमेंट में नहीं जा सकते, और जो दूसरे सेगमेंट में है वहाँ पे वाटर तो मौजूद है लेकिन उनका फूड नहीं है। सो इसलिए उनकी फ्रेजिंगबिलिटी भी डिस्टर्ब हो गई है। सो जिस इंडिविजुअल की फ्रेजिंगबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए उसको प्रॉपर फूड ना मिल सके, सो डेफिनेटली उसकी स्पीशी जो है वो डिक्लाइन का सबब बनेगी। सो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन की वजह से एनिमल्स की फ्रेजिंगबिलिटी जो है उस पर असर पड़ता है। सो देयर आर चांसेस कि बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाए। ओके, सो फाइनली देयर इज इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, इनब्रीडिंग हम इससे अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे कि जेनेटिकली इनब्रीडिंग क्या होती है, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर। ओके, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट हम जानते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि डिक्लाइन हो जाता है किसी ख़ास स्पीशीज का, उसके ख़ास इंडिविजुअल्स डिक्लाइन हो जाते हैं ड्यू टू एनी सडन अटैक। ओके, सो इनब्रीडिंग इसी तरह हम देखते हैं इनब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशी में जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं यानी फैमिली मेंबर्स, कजन्स, और आपस में इंटरब्रीड करते हैं और वो अपनी पॉपुलेशंस बढ़ाते हैं। सो इनब्रीडिंग जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसकी वजह से बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन की वेरिएशंस पे, क्योंकि उस पॉपुलेशन में जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो कम हो जाती है और उनमें होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, और जिस भी पॉपुलेशन में होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी और हेट्रोजाइगोसिटी कम हो जाएगी, सो वो बहुत ही ज़्यादा उस पर एवोल्यूशनरी प्रेशर पड़ता है। से फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है उसमें 10 मुख्तलिफ वेरिएशंस मौजूद हैं और दूसरी स्पीशी है उसमें एक ही तरह के वेरिएंट्स मौजूद हैं। अब इट मीन डैट जिस स्पीशी में वेरिएशन ज़्यादा हैं उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी किसी ख़ास गिवन स्पीशी की, उनमें लाइफ के लिए स्ट्रगल के लिए हर एक इंडिविजुअल में जो है वो कैपेसिटी डिफरेंट होगी। हो सकता है से फॉर एग्जांपल अगर किसी गिवन डिजीज़ का अटैक हो जाए 10 में से हो सकता है 3 मर जाएं या 4 मर जाएं, लेकिन 6 बच जाएंगे क्योंकि उन 6 में हो सकता है डिफेंस हो किसी गिवन डिजीज़ के बारे में। लेकिन अगर वो दूसरी स्पीशी की तरफ चले जाएं जिनमें सिर्फ एक जैसे इंडिविजुअल मौजूद हैं, सारे होमोजाइगस हैं, तो अगर तो वो डिजीज़ आई और उसने एक बंदे को मार दिया तो वो सब मर जाएंगे क्योंकि सब में एक ही तरह के जीन्स हैं, सब होमोजाइगस हैं। तो
देयर आर चांसेस कि इस तरह की स्पीशीज जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो इनब्रीडिंग की वजह से होमोजेनिसिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो ये एक बैड इम्पैक्ट है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से वेरिएशंस कम हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी ख़ास वेरिएंट जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से उनमें डेथ हो सकती है उनकी। खैर, सो हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि क्या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से इस पर असर पड़ता है। सो डेफिनेटली पड़ता है। नीचे आप देखेंगे जी, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से हम 4 ब्लॉक्स बना लिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ब्लॉक 1 को कंसीडर करें ज़रा। ब्लॉक 1 में इंडिविजुअल्स मौजूद हैं A1, A1 डैश, A1 डैश डैश। से फॉर एग्जांपल आप देखने से नज़र आ रहा है कि ये इंडिविजुअल एक दूसरे से काफ़ी मुमासलत रखते हैं। सो ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। सो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, देयर आर चांसेस कि वो किसी गिवन एरिया में ऐसे इंडिविजुअल्स को इकट्ठा कर दे जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सो अब फ्रेगमेंट 1 में एक ही तरह के इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो गए। अब अगर ये फ्रैगमेंट 1 वाले 2 या 3, 4 में ना जा सकें, यानी डेफिनेटली वो नहीं जा सकते, सो ये रिप्रोड्यूस करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। जब आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, दूसरा मेंबर भी इनके जैसा ही होगा, इनका कज़न होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस इज़ कॉल्ड इनब्रीडिंग। उसकी वजह से जितने भी इंडिविजुअल्स पैदा होंगे वो सारे A1, A1 डैश, A1 डैश डैश, A1 डैश डैश डैश, लाइक दैट, सारे एक तरह के ही पैदा होंगे। तो इट मीन डैट कि अगर कोई डिसास्टर ऐसा आ गया, कोई क्लाइमेट कंडीशन इस तरह की आ गई कि वो किसी एक इंडिविजुअल जो है वो उसके खिलाफ फाइट ना कर सका, तो फ्रैगमेंट 1 में सारे इंडिविजुअल्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनब्रीडिंग हुई है और इनब्रीडिंग की वजह से इनमें हेट्रोजाइगोसिटी ख़त्म हो गई। क्लियर हो गया। इसी तरह आप फ्रैगमेंट 2 में देख सकते हैं, हमने लिखा है से फॉर एग्जांपल B1 A, B1 डैश, B1 डैश डैश। सो B1 जो है वो फैमिली ज़्यादा मौजूद है, तो ये आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे। सो अगेन देयर आर चांसेस कि वहाँ पे इनब्रीडिंग हो जाए और जिसकी वजह से होमोजेनिसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ग्रुप 3 में आ जाएं, फ्रैगमेंट 3 में। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल A, B एंड C। सो ये चूँकि लिमिटाइज हो गई हैं ड्यू टू द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, बट देयर आर चांसेस कि वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए। और अगर यहाँ पे कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से A और C ख़त्म हो जाता है, सो बचा कौन, सिर्फ B। अब इसमें यहाँ पे इस फ्रैगमेंट में A और C दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि A और C जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ख़त्म हो गए। अब ये A और C इंडिविजुअल्स किसी और ब्लॉक में मौजूद हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में है, सेकंड में है या फोर्थ में है, लेकिन वो वाले इस फ्रैगमेंट में नहीं आ सकते क्योंकि बैरियर है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई और जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के बाद वो इंडिविजुअल्स दोबारा रीस्टोर नहीं हुए, दोबारा नहीं आ सकते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से या इनब्रीडिंग की वजह से जो फ्रैगमेंट में इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो दोबारा अपनी पॉपुलेशन को रीस्टोर नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ evil effect of habitat fragmentation. In upcoming lectures, we are going to talk about the edge effect and habitat degradation. अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें या आप व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।